नमस्कार। यदि आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि मैं नहीं चाहता कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के सामने ऐसी समस्या आए कि उसे इस प्रकार की वीडियो देखनी पड़े। ये वीडियो बहुत ही संवेदनशील विषय पर होने जा रहा है। एक ऐसा विषय जो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता कि उसके सामने आए। ये विषय उस परिवार की समस्या से जुड़ा है जब एक बुजुर्ग व्यक्ति को उसके बच्चों के द्वारा या परिवार के सदस्यों के द्वारा परेशान कर दिया जाता है। वो बुजुर्ग जिसने अपने परिवार को हमेशा संभाल करके रखा, पूरी अपनी जो कमाई है वो उन पर खर्च कर दी, अपने बच्चों पर खर्च कर दी, जो बैंक बैलेंस था वो भी उनके नाम कर दिया, जो प्रॉपर्टी उसने अपने जीवन भर की कमाई से इकट्ठा की थी वो भी बच्चों में बांट दी है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे क्या मिलता है? केवल दुर्व्यवहार, केवल मारपीट, केवल गाली गलौज, केवल ताने। और ऐसी कंडीशन में कई सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं और ये बताते हैं कि वो पहले बहुत संपन्न थे, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन आज उनके बच्चों के द्वारा उनको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। सड़कों पर भटकने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया गया। उनके ही घर से जो उनके नाम था उन्हें बाहर निकाल दिया गया। तो ऐसी स्थितियाँ आपके सामने ना हो, और यदि ऐसा अत्याचार आप पर किया जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आपसे केवल इतना निवेदन, इतना आग्रह है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि इसी प्रकार की वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके और हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। तो यदि आपने अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, आपने संपत्ति को हस्तांतरित कर दिया है, मूल रूप से कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति ये समझ करके कि बच्चों में संपत्ति को लेकर के विवाद ना हो, केवल इस बात को सोच करके अपनी प्रॉपर्टी बच्चों में बांट देता है। वो केवल इस वजह से बांटता है, इस कारण से बांटता है कि संपत्ति कोर्ट कचहरी के चक्कर में ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि संपत्ति के विवाद इतने ज़्यादा हैं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो मोटी बुद्धि के बच्चे हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करेंगे? पहले आपको सेवा का झांसा देंगे, आपसे बड़े-बड़े वादे करेंगे कि हम आपकी देखभाल इस प्रकार से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, अरे आपके बच्चे हैं। इस तरीके के वादे आपसे करके आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करा लेते हैं, या ट्रांसफ़र नहीं कहूँगा मैं, इसे हड़प लेते हैं। वो बच्चे आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं, अपने नाम करा लेते हैं। और नाम कराने में एक प्रावधान लागू होता है। कई बार मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि यदि आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ही करना चाहते हैं, जीते जी आप ये चाह रहे हैं कि आपकी जो संपत्ति है उसको लेकर के विवाद ना हो, तो इसके लिए आप एक वसीयत बना सकते हैं, और कानूनी रूप से वैध वसीयत, जिसके लिए जिस कारण से वो प्रॉपर्टी जीते जी आपके नाम पर रहेगी, और मरने के बाद आपकी वसीयत के अनुसार यदि आपने वैध रूप से वो वसीयत बनाई है तो असली उत्तराधिकारियों तक जाएगी जिसको आप उसे देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने वो वसीयत बनाई और जो उत्तराधिकारी है वो उससे वंचित रह जाए। वसीयत बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी यदि वैध रूप से उसे बनाया गया है। लेकिन क्या होता है, ऐसे मामलों में बुजुर्गों को ये सलाह दी जाती है कि वो संपत्ति को सीधा ट्रांसफ़र कर दें। बच्चे उनके कान भरते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति से उन्हें कहलवा देते हैं जिसकी वो बात मानते हैं, और ऐसा कहने से, ऐसा करने से वो जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो जीते जी ही प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है गिफ्ट डीड के माध्यम से, ताकि स्टाम्प कम लगे और बच्चों के नाम वो प्रॉपर्टी आ जाए। लेकिन उस गिफ्ट डीड को कराने के लिए ही आपको मैं एक प्रावधान बता रहा हूँ कि सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट ये कहता है, यदि बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को इस शर्त पर दिया था कि बच्चे उसकी केयर करे, उसकी देखभाल करे, बेसिक नीड्स को पूरा करे, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी को उठाए। और ये कोई बड़ी सुविधा नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के जीने के लिए बुनियादी सुविधा है, ताकि वो जी सके, आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सके, जितना जीवन उसका बचा है उसको सही प्रकार से जी सके। केवल बुनियादी सुविधाओं की बात हो रही है, अय्यासीबाजी करने के लिए मेंटेनेंस नहीं देना है। लेकिन बच्चे इन सब को भी पूरा नहीं करते। तो ऐसे में सेक्शन 23 ये कहता है, यदि देखभाल की शर्त पर संपत्ति दी गई थी और उस संपत्ति को देने के बाद बच्चों ने दुर्व्यवहार करना यदि शुरू कर दिया हो, तो सेक्शन 23 के तहत वो संपत्ति बुजुर्गों के पास वापस आ जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण कानून है, जो ख़ासतौर से बहुत सोच समझ करके इसलिए बनाया गया कि बच्चों का कुछ पता नहीं है कि कब वो दुर्व्यवहार करना शुरू कर दे।
तो यही बात आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखभाल की शर्त पर दी गई संपत्ति वापस लेने का आपके पास अधिकार है। यदि कोई बच्चा या उत्तराधिकारी आपको परेशान कर रहा है, मारपीट कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ताने मार रहा है, घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर कर रहा है, उल्टा सीधा आपको बोलता है, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। कई मामले तो ऐसे हैं कि माँ बाप को घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता कि वो समाज के लोगों में उठ बैठ सके, उनसे मिल सके। तो यदि ऐसे कुछ भी स्थिति हो तो ये आपका अधिकार है कि आप अपने द्वारा दी गई संपत्ति जो आपने शर्त के आधार पर दी थी, आप उसे वापस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत आपको ये अधिकार मिलता है। शर्त पूरा न होने पर विलेख रद्द हो जाएगा। यदि आपने शर्त के आधार पर प्रॉपर्टी को दिया था तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, यदि बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते या फिर उन शर्तों को पूरा नहीं करते जो गिफ्ट डीड में लिखवाई गई है, तो ऐसे में वो जो विलेख है, वो जो ट्रांसफ़र डीड है, वो जो गिफ्ट डीड है, उसको रद्द कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब वो कैंसिल होगी तो वो प्रॉपर्टी जो आपने बच्चों के नाम कर दी है वो आपको वापस मिल जाएगी। ये आपका अधिकार है। ऐसा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए आपको ट्रिब्यूनल में जाना होगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एक न्यायालय बनाया गया है जहाँ पर केवल वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को सुना जाता है। बहुत ही जल्दी फैसला किया जाता है। अधिकतम अवधि इसकी 90 दिन की है। 3 महीने के अंदर अधिकतम फैसला दिया जाएगा। यानी कोशिश ये की जाती है कि बुजुर्गों को ज़्यादा तारीख ना दी जाए ताकि उनको भटकना ना पड़े, क्योंकि ये नैतिक रूप से भी सही है कि बुजुर्ग व्यक्ति को ज़्यादा चक्कर ना काटने पड़े और हम सबका ये कर्तव्य है कि हम ऐसा ना होने दें। तो इसी कारण से आपके लिए अलग से न्यायालय बनाए गए हैं, अलग से ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं कि साहब मैंने इतने साल पहले, इतने महीने पहले अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी। वो इस शर्त पर की गई थी कि बच्चे मेरी देखभाल करेंगे, मुझको मेंटेन करेंगे, बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे, बुनियादी सुविधाओं को पूरा करेंगे। लेकिन तब तो इन्होंने कह दिया था कि पूरा करेंगे, पिताजी आपकी देखभाल करेंगे, माताजी बिल्कुल देखभाल करेंगे, हम आपके बच्चे हैं, आपका खून है, आपकी देखभाल करेंगे। लेकिन जैसे ही इनके नाम प्रॉपर्टी आई है, इन्होंने मुझसे दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। उसके संबंध में यदि आप एक दो सबूत दिखा सकते हैं तो वो उन्हें दिखाइए और प्रार्थना पत्र बेहतर तरीके से लिखवाइए। जितना भी बेहतर हो सकता है उसकी ड्राफ्टिंग बेहतर तरीके से कराइए ताकि आपके मामले पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारीगण मजबूर हो जाए और उन्हें लगे कि वास्तव में आपका मामला संगीन है, इस मामले में बहुत ही जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। तो ड्राफ्टिंग को बेहतर कराइए और उन्हें सारी घटनाएं बताइए जहां पर भी आप ड्राफ्ट कराना चाहते हैं। बुजुर्गों के अधिकार उन्हें कानूनी रूप से मजबूत बनाते हैं। जो आपके अधिकार है, आपकी केवल इस उम्र में अधिकार ही बचते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो भी आपने ट्रांसफ़र कर दी है, इतने आपके रिश्ते भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। भरण पोषण लेने के लिए संपत्ति देना जरूरी नहीं है। आपके लिए जो एक कानूनी हथियार है, सबसे ज़्यादा मजबूत ब्रह्मास्त्र की तरह जो काम करता है, वो कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 जो 2007 में बनाया गया है। उसके तहत आपको भरण पोषण लेने का अधिकार है। भरण पोषण यानी मेंटेनेंस, जो आपकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि आपके पास आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कोई साधन नहीं है, ना ही कोई आय है, ना ही संपत्ति से किराया आ रहा है, यानी आप किसी भी रूप से आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। और इसी कारण से बच्चों की जिम्मेदारी है। वैसे मैं इसी कारण से नहीं कहूँगा, क्योंकि बच्चों की वैसे भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता की केयर करें। लेकिन जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जो ऐसा नहीं करते कि वो अपने नैतिक कर्तव्यों को समझे, उन्हीं के लिए कानून लागू किया गया है। और ये कानून है कि यदि बच्चे आपको मेंटेन नहीं करते हैं तो आप कानूनी रूप से उन्हें बाध्य कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है और उन पर कानूनी बाध्यता है कि वो आपकी जो बेसिक नीड्स है, बुनियादी सुविधाएं हैं, रहना पीना खाना, आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, इन सभी को पूरा करें। तो ये स्थितियाँ लागू होती है तो आप उनसे भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं, भरण पोषण मांग सकते हैं। ये आपका पहला और एक महत्वपूर्ण अधिकार है। जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है वो इसी के साथ, आपके अधिकारों की रक्षा के साथ ही
आपकी प्रॉपर्टी की भी रक्षा करता है। जो आपकी संपत्ति है उसकी भी रक्षा की जाती है, प्रॉपर्टी को भी संरक्षण दिया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये मानते हैं कि जब तक आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपके नाम पर संपत्ति होगी, तो आपके साथ दुर्व्यवहार कम होगा। इसी कारण से संपत्ति का संरक्षण भी आपका किया जाएगा, प्रॉपर्टी की जो रक्षा है वो भी की जाएगी, ताकि आपको दुर्व्यवहार से बचाया जा सके। और जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है वो इन सभी चीज़ों को पूरा करता है। तो आपके पास संपत्ति की सुरक्षा कराने का भी अधिकार होता है। ये सुरक्षा कई प्रकार से की जाती है कि जीते जी संपत्ति पर आपका हक है। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने मेरे पास फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उनका बेटा उनसे ये कह रहा है कि उसकी सहमति के बगैर हम प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, जबकि वो प्रॉपर्टी उनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी थी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी पर जीते जी आपका हक होता है, आपका अधिकार होता है, और वो अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे आपका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, अन्य कोई भी व्यक्ति हो। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो संपत्ति पर अधिकार है वो केवल उसके ओनर का होता है, और यदि आपने वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है, बैनामे से खरीदी है, किसी अन्य व्यक्ति से आपने खरीदी थी, मेहनत की कमाई से आपने खरीद रखी है, तो आप उसे कभी भी बेचने के लिए, गिफ्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, दान में देने के लिए, वसीयत बनाने के लिए आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। किसी से भी घबराने की, किसी से डरने की, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संपत्ति पर केवल आपका अधिकार है, आपके जीते जी। बुजुर्गों की आर्थिक और मानसिक सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो आपके लिए महत्वपूर्ण कानून है वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, उसके तहत ये ध्यान रखा जाता है कि बुजुर्गों की जो आर्थिक स्थिति है और मानसिक सुरक्षा है उसको सर्वोच्चता दी जाए। आपको कभी भी परेशान ना होना पड़े, इसका पूरा प्रावधान किया जाता है, बशर्ते कि आपको अपने अधिकार पता हो। इसीलिए इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा आपके अधिकार बताए जाते हैं, और ये जागरूकता फैलाई जाती है कि बुजुर्ग व्यक्ति अपने अधिकारों को समझे। बीच में आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपको डिस्टर्ब ना हो तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इसी प्रकार की वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, बुजुर्गों की उपेक्षा अस्वीकार्य है, किसी भी हालत में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह रखा है, इस पर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी उपेक्षाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और यदि कोई ऐसा कर रहा है तो उसको दंडित किया जाए। माता पिता की उपेक्षा नैतिक रूप से ही गलत नहीं, बल्कि ये कानूनन अपराध भी है। ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं, यदि वो अपने माता पिता को परेशान कर रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये नैतिक रूप से ही गलत नहीं है, बल्कि ये कानूनन भी एक अपराध है। इस बात की जानकारी भी आपको होनी ज़रूरी है, और बच्चों को ये समझना चाहिए कि उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उन पर कानूनी बंधन भी है। और कानूनी बंधन से ज़्यादा यदि आप इसे अपनी जिम्मेदारी के रूप में समझें कि आपको माता पिता की सेवा करनी है, तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। हालांकि यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो इसलिए आपको मजबूर भी किया जा सकता है। संपत्ति लेना ही बच्चों का काम नहीं है, बुजुर्गों की सुरक्षा भी अनिवार्य है। कई सारे ऐसे हैं जो केवल संपत्ति लेने के लिए बुजुर्गों के पीछे पीछे रहते हैं, तो ये बात भी आपको समझनी है कि वो संपत्ति तो आप ही की है। जब बुजुर्ग व्यक्तियों की डेथ होगी तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी आप ही के नाम आएगी, क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट ये कहता है कि जो वारिश है, जो उत्तराधिकारी है, उनको उनका हक मिले। तो प्रॉपर्टी तो वैसे भी आपकी है, आपको उसे लेने की जल्दी क्या है। और प्रॉपर्टी लेने के लिए माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, ये कहाँ की पढ़ाई है जो आपको ऐसा सिखाती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। कोर्ट ने कई मामलों में आदेश दिया कि बच्चे देखभाल करें और संपत्ति भी लौटाएं। कई मामलों में अदालत ने ये आदेश दे रखा है कि बच्चों को संपत्ति भी लौटानी होगी, क्योंकि ये बुजुर्गों का अधिकार है, और देखभाल भी करनी होगी, क्योंकि बच्चों पर ये कानूनी बंधन है। दोनों ही चीज़ें आपके लिए बताई गई है, तो जो बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है कि कोर्ट ने कई मामलों में ऐसा आदेश पारित किया है कि बच्चे देखभाल करेंगे और जो संपत्ति है उसको भी लौटाएंगे, क्योंकि उसको लौटाना भी बुजुर्गों का अधिकार है। बुजुर्गों को संपत्ति वापस मिलनी चाहिए। अब महत्वपूर्ण सवाल, यदि आपके साथ ऐसी घटनाएं हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, प्रॉपर्टी आप दे चुके हैं, तो आप क्या कर सकते हैं।
सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब से शुरू होती है। ये बात आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले आप किसी शिक्षित व्यक्ति के पास जाएं, उससे मालूम करें कि आपके ज़िले में वरिष्ठ नागरिक कल्याण ट्रिब्यूनल कहाँ पर है, या जो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल है उसकी जानकारी लें। किसी वकील से मिलिए या कचहरी में जाकर के आप पूछ सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति से जानकारी ले सकते हैं जो आपका परिचित व्यक्ति हो। उससे ही पूछिए कि वरिष्ठ नागरिक कल्याण जो ट्रिब्यूनल है वो किस जगह पर है, कहाँ पर मुझे जाना होगा। जब आप इस चीज़ की जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद आपको फिर एक वकील से मिलना चाहिए, या यदि आप खुद एक प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं तो उसे लिखिए। एक प्रार्थना पत्र में आप ये बताइए, पूरी बातें डिटेल से उसमें लिखिए। आपको उसे भावनात्मक रूप से नहीं लिखना है बल्कि तथ्यों पर आधारित लिखना है। ये बात उसमें बताइए कि आपको क्या क्या परेशानी है, किस व्यक्ति से परेशानी है। यदि संपत्ति का मामला है तो उसमें लिखिए कि हमने इतनी तारीख को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की थी और ट्रांसफ़र की कॉपी इसके साथ लग रही है। संपत्ति का सारा विवरण दें और उसके बाद ये बताए कि सेवा ना मिलने का जो प्रमाण है वो भी हम दाखिल कर रहे हैं, कि बच्चे बिल्कुल भी देखभाल नहीं कर रहे हैं, जो संपत्ति है उसको हड़प चुके हैं, किसी भी प्रकार से हमारी मदद नहीं की जा रही है। ये सारी बातें आप उसमें लिखिए और एक बेहतर ढंग से अपने प्रार्थना पत्र को तैयार कराइए। जब उसकी ड्राफ्टिंग पूरी हो जाती है उसके बाद अपना आधार कार्ड उसके साथ लगाइए, नीचे अपने हस्ताक्षर कीजिए। एक दो गवाह यदि इस मामले में हो तो बहुत बेहतर होगा। ये सब कर लेने के बाद जो प्रमाण आपने लगाए हैं, एक प्रमाण तो आपका आधार कार्ड के किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है प्रार्थना पत्र, दूसरा संपत्ति के कागजात यदि आप ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कराना चाहते हैं, तीसरा जो बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं उसके बारे में प्रमाण यदि कोई हो तो वो भी आप लिखिए। यानी ये बता सकते हैं कि डॉक्टर ने इतनी तारीख को कहा था कि चेकअप होना है या दवाइयाँ आनी है लेकिन अभी तक वो नहीं लाई गई, उसके बारे में प्रमाण ये है। या कोई अन्य भी जो भी सुविधाएं पूरी नहीं की जा रही है उनके बारे में प्रमाण आप दे सकते हैं। और जब आप ये आवेदन कर देंगे, जब आप ये आवेदन फॉर्म अपना जमा करेंगे, जो ड्राफ्टिंग आपने कराई है जब आप उसको जमा कर देंगे, उसके बाद उसकी जांच शुरू होती है। जांच में दूसरे पक्ष को नोटिस जारी होंगे, जो भी आपके बच्चे हैं उनको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा। उसके बाद तारीख मिलती है, 1-2 आपको तारीख मिलेगी, 1-2 तारीख पर आपको बुलाया जाएगा। उस व्यक्ति को भी बुलाया जाएगा, पहले उसकी तरफ से जवाब मांगा जाएगा, चाहे वो लिखित हो चाहे मौखिक हो। उससे पूछा जाएगा कि किस कारण से वो ऐसा नहीं कर रहा है, मेंटेन नहीं कर रहा है, समझाने का उसे प्रयास किया जाएगा। यदि वो समझ जाता है तो ऑर्डर पारित किया जाएगा कि वो आपको मेंटेन करे, उसकी भी सहमति है कि वो ऐसा करेगा। वहीं दूसरी तरफ यदि वो नहीं मानता है, यदि वो कह देता है, वो खिलाफ आपकी दलीलें प्रस्तुत करता है कि उल्टा यही मुझे परेशान करते हैं, तो फिर वो भी इसके संबंध में सबूत को प्रस्तुत करेगा। जब वो अपने एविडेंस दाखिल करेगा फिर आपको उन एविडेंसों का विरोध करना होगा। उन एविडेंसों का विरोध करिए, अपने वकील के माध्यम से कराइए। इसमें ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं होगी, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब वो सबूत प्रस्तुत कर देगा, उसके सबूतों को नकारते हुए आपको दलीलें प्रस्तुत करनी होगी, तथ्यों पर बातचीत करनी होगी। कोर्ट को ये बताना होगा स्पष्ट रूप से कि दूसरे पक्ष के द्वारा जो सबूत दिए गए हैं वो झूठे हैं, बेबुनियाद है, निराधार है, असत्य है, भ्रामक है, गुमराह करने के लिए दिए गए हैं। जब आप ये साबित कर देंगे कि दूसरे पक्ष के द्वारा जो सबूत है वो झूठे हैं, उसके बाद उसे एक और मौका दिया जाएगा इस पर आपत्ति करने का। यदि आपत्ति देता है तो उसका भी विरोध आपको करना है। यहाँ पर दोनों बातों की, दोनों पक्षों की जो बातें हैं वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद एक बार बहस होगी और बहस के बाद ऑर्डर के लिए डेट लगा दी जाती है कि कितनी तारीख को आदेश किया जाएगा। फिर आप उस तारीख पर जाइए, उनसे पूछिए कि क्या ऑर्डर हो चुका है। ऑर्डर हो जाएगा कि आप जीत चुके हैं यदि आपने सही प्रकार से पूरी प्रक्रिया को अपनाया है। और जब आप जीत जाएंगे तो उस ट्रांसफ़र डीड को कैंसिल कर दिया जाएगा, जो गिफ्टेड आपने की थी उसको कैंसिल किया जाएगा और कोर्ट ये आदेश देगी कि बच्चा आपकी प्रॉपर्टी को खाली कर दे और जो दस्तावेज है वो दोबारा से आपके नाम हो जाएंगे, संपत्ति आपको वापस मिलेगी। उसके बाद एक तो ये ऑर्डर है कि आपको प्रॉपर्टी वापस मिल जाए, दूसरा ऑर्डर ये भी होगा कि वो आपको मेंटेन करेगा, आपकी देखभाल करेगा। कितने रुपए पर मंथ का मेंटेनेंस देगा ये उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगा। अधिकतम 10,000 का मेंटेनेंस एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अन्याय को नहीं सहना है। यदि कोई आपको परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी है
और यदि कोई भी व्यक्ति परेशान कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए जो सही कानूनी रणनीति है उसको अपनाना है और कोर्ट से ऑर्डर लेना है कि आप जीत चुके हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप इससे कुछ समझ पाए या इसमें कुछ और भी सुधार किया जा सकता था, या कोई बात यदि इसमें छूट गई हो तो आप उसके लिए भी अवगत करा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कुछ पूछना, कोई जनरल गाइडेंस लेना, सामान्य जानकारी लेना, तो उसके लिए भी आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। निःशुल्क आपकी मदद की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं। एक बार फिर से आपसे पुनः निवेदन, पुनः गुजारिश कि आप इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण वीडियो है, लीगल नॉलेज है, विधिक परामर्श है, आपके अधिकार है, कानून की जानकारियाँ हैं, वो सभी चीज़ें आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।